हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं आज अपनी टाइम मेंटेनेंस की चौथी क्लास में। तो चलिए भाई, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करेंगे कहाँ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइम एंड टेंस। बात करेंगे टाइम एंड टेंस की क्लास कौन सी है, तो गुरुजी चौथी क्लास है। और गुरुजी आज इस चौथी क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो गुरुजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग। जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं उन सभी को मेरा गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार जितने भी साथी लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो अपने साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का अंजाम पहुँचाया जा सके। चलिए, हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें देख लिया बेटा, चौथी क्लास है, ठीक है। और इस क्लास, ये जो हमारी क्लास है, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। दोनों टेंस को एक ही क्लास में निपटा के जाएंगे और पूरी तरह से निपटा के जाएंगे कि पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा तो मुझे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इनमें ज़्यादा कोई कर्री बात नहीं है, बस बहुत बेसिक सी बातें हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें कोई डिफ़िकल्ट बातें नहीं है, वही बेसिक बातें हैं। तो बिल्कुल इनमें वही स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको समझ लेना है। कुछ लास्ट में इनके इंपॉर्टेंट रूल 1-2 इसमें है, 1-2 पास्ट परफेक्ट में है, यही आपको देखना है। बाकी आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अपने माइंड में एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए गुरुजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे बात करेंगे। तो जिस तरह से आपने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह से आपके सामने आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या था कि गुरुजी जो काम प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यू है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो गुरुजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी जो काम पास्ट टाइम में कॉन्टिन्यू था, कोई ऐसा काम जो पास्ट टाइम बोले तो बीते समय में चल रहा था, उसे क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। यानी आप लिख सकते हो कि जो कार्य पास्ट टाइम में, जो कार्य पास्ट टाइम में चल रहा था, जो कार्य पास्ट टाइम में चल रहा था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब जरा देखो, समझने के लिए, चल रहा था, कैसे चल रहा था। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप हैं और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हैं आपके पापा यानी योर फादर। आप जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब मान लो कि आपके पापा रहते हैं किसी सिटी में, आपके पापा घर से दूर किसी सिटी में रहते हैं और आप रहते हैं विलेज बोले तो गांव में। यानी आप गांव में रहते हैं, आपके पापा शहर में रहते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो घर पर रहकर, तो आपके पापा आपको पढ़ाने के लिए, मान के चलो सिटी बोले तो क्या आप दिल्ली मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दिल्ली मान लेते हैं। हम लिखेंगे नहीं सिटी का मतलब, मान लेते चलो अच्छा दिल्ली। आप ये कहाँ, दिल्ली। अब कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई एग्ज़ाम लगा है और आपका सेंटर मेरे बच्चे चला गया दिल्ली। अब जब आपका सेंटर दिल्ली चला गया तो आप अपने यहाँ पे, आपका ये जो गांव है, आपने क्या किया, अपने विलेज से उठे, आप अपना बैग उठाए, बोरिया बिस्तर, अपना एडमिट कार्ड, सब कुछ, कि चलो 2 दिन पहले चलते हैं, वहाँ पापा के पास रहेंगे, पापा के साथ कुछ बातचीत करेंगे, पापा के साथ घूमेंगे, उठेंगे, बैठेंगे और पापा कपड़ा लत्ता ले देंगे तो थोड़ा सा जो है हमारे काम बन जाएगा। अब आप यहाँ से गए भैया, अब आप यहाँ से उठे, यहाँ से उठ करके आप गए कहाँ, अपने पापा के पास। पापा कहाँ है, दिल्ली। अब जब पापा के पास तुम गए हो तो जाहिर सी बात है, पापा के पास दिल्ली गए हो, दिल्ली तुम पापा के पास जब गए तो पहुँचे 2 दिन का रास्ता। यानी रास्ता कितने दिन का था, 2 दिन का। कितने दिन का था, 2 दिन का रास्ता था। या मान लो कि 2 घंटे का रास्ता था। कितने घंटे का, 2 घंटे का रास्ता था। कितनी भी देर का रास्ता था। आप उठे अपने घर से, अपने गांव से, 2 दिन का या 2 घंटे का, कितनी भी देर का रास्ता रहा हो, यानी 2 दिन या 2 घंटे का दिन का सफ़र तय करके आप अपने पापा के पास सिटी में पहुंच गए। कौन सी सिटी, दिल्ली में। अब जब आप पापा के पास पहुंचोगे तो पापा, सबसे पहले आप पापा के पैर छूओगे, पापा कहेंगे बेटा खुश रहो। फिर पापा पूछेंगे कि बेटा मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी क्या कर रही थी, ठीक है। तो या जो आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो पूछेंगे कि छोटा भाई क्या कर रहा था तुम्हारा, छोटी बहन क्या कर रही थी। तो आप क्या बताओगे, अब आप बताओगे कि छोटी वाली बहन खेल रही थी, मम्मी बर्तन धुल रही थी, चाची झाड़ू लगा रही थी, अंकल पानी भर रहे थे, ठीक है, और बड़े वाले भैया पानी पी रहे थे,
छोटे वाले भैया नहा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि आप पापा से जितनी भी बातें बताओगे, यानी जो जिस समय आप घर से निकले हो, तो जिसका जो एक्शन था आप जब उसी एक्शन को पापा से बताओगे तो इसका मतलब कि हर बात आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप घर में थे तो मम्मी आपकी खाना बना रही थी, आपका भैया खेल रहा था, आपके अंकल नहा रहे थे। तो पूरी बात जब आप यहां बताओगे कि पापा कुछ नहीं, हम आए तो चाचा नहा रहे थे, मम्मी खाना खा रही थी, भैया झाड़ू लगा रहे थे, आंटी भी झाड़ू लगा रही थी, यानी रही थी, रहे थे, रहा था। तो बेटा याद रखिएगा, इस तरह की कंडीशन आएगी तो वहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। आप सुनिए, तो इसकी जरा पहचान सुन लीजिए। मैं आपको बेटा हिंदी क्यों बता देता हूं? मैं आपको हिंदी इसलिए बताता हूं कि जब तक आप हिंदी की बात को नहीं समझेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं अंग्रेजी आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी पहचान इसकी क्या होती है? गुरुजी रहा था, गुरुजी रही थी, ठीक है, और क्या होता है? गुरुजी रहे थे। गुरुजी अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन गुरुजी रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो इसकी क्या हो गई? गुरुजी पहचान हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो गुरुजी इसकी हेल्पिंग वर्ब या तो वाज हो सकती है या तो क्या हो सकती है? वर हो सकती है। अब बात यह है गुरुजी वाज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे? तो गुरुजी याद रखिएगा कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स, तो आप कहोगे गुरुजी सब्जेक्ट 2 टाइप्स। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, तो आप कहोगे गुरुजी 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। मैं कहूँगा कौन कौन से, तो आप कहोगे गुरुजी एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और एक सब्जेक्ट आपका होता है प्लूरल। तो मैं कहूँगा कि भैया सिंगुलर कौन कौन से, तो आप कहोगे ही, सी, इट, या किसी का अगर नेम आएगा, क्या नेम आएगा, तो आप कहोगे गुरुजी इन सबको सिंगुलर मानेंगे, और जब इनको सिंगुलर मानेंगे तो इनके साथ किसका यूज होगा? इनके साथ वाज लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका गुरुजी प्लूरल है, प्लूरल बोले तो यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। इन सब के साथ गुरुजी क्या लगेगा? तो इन सब के साथ लगेगा वर। अब आपके मन में एक दिमाग में बात आएगी कि गुरुजी हमने आई को नहीं देखा यहाँ पे, तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, आई के साथ भी क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। यानी ही, सी, इट, नेम या तो आई, इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। और वी, यू और दे के साथ क्या लगाओगे? वर लगाओगे। गुरुजी ठीक है, लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म कैसी लगाएंगे? तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में आपको वाज वर लिखा मिले तो समझ जाइए कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताया था कि टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में मेरे बच्चे 6 टेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आईएनजी फॉर्म लगती है। वो भी कौन? हर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी 12 टेंस में 6 टेंस ऐसे हैं कि जिनके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अब यानी कहने का मतलब ये बात इतनी सी रही बेसिक। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बातों को समझे चलो। यानी गुरुजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? तो गुरुजी जो कार्य पास्ट टाइम में कॉन्टिन्यू था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, गुरुजी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वाज वर होती है। गुरुजी वाज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे? तो गुरुजी हर सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होते हैं 2 तरह के, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। सिंगुलर बोले तो एक और प्लूरल बोले तो एक से ज़्यादा, मोर देन वन। जब भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही, सी, इट या किसी का नाम या आई हो तो इसके साथ वाज लगाओगे। लेकिन या तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल मिल जाए या तो आपका क्या मिल जाए? यू, वी, दे, तो इनके साथ क्या लगाओगे? वर लगाओगे। और वाज वर के बाद हमेशा मेन वर्ब की गुरुजी कैसी फॉर्म? तो आईएनजी फॉर्म लगाओगे। एग्जाम्पल जरा पहले देखिए तब स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे कह दिया जाए राम वाज राइटिंग आ लेटर। ये लिखा है राम वाज राइटिंग अ लेटर, यानी कहने का मतलब राम के साथ अगर यहाँ पे गुरुजी इज लगा दोगे,
अगर वाज को हटा करके गुरुजी यहाँ पे इज लगा दोगे तो राम इज राइटिंग अ लेटर बन गया। राम लेटर लिख रहा है, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन गाना वही, रुपया केवल ट्रक से आ रहा है। अगर मान लो इज की जगह पे अब हमने कर दिया वाज, तो वाज कर दिया तो अब हम बात इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हो गई, यानी राम वाज राइटिंग अ लेटर, तो राम एक पत्र लिख रहा था। अगर अगला देख लिया जाए, कह दिया जाए मम्मी वाज वर्शिपिंग, मम्मी वाज वर्शिपिंग इन टेम्पल, मम्मी वाज वर्शिपिंग इन टेम्पल। अब मेरे बच्चे याद रखिएगा, अगर इस वाज की जगह पे जैसे कर दिया जाए इज, तो याद रखिएगा जब यहां पे आप करोगे इज, इसको हटा दोगे वाज, तो ये चला गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी इज वर्शिपिंग इन टेम्पल, मम्मी मंदिर में पूजा कर रही हैं, यानी प्रेजेंट में काम मम्मी का कंटिन्यू है। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, अगर इस की जगह मम्मी सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद वाज लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगी ही है, तो मम्मी वाज वर्शिपिंग इन टेम्पल, यानी मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी। मान लो कि आप जब घर से गए तो आपकी मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी और वहां आपके पापा पूछे कि बेटा जब तुम आए तो मम्मी क्या कर रही थी, तो आप बताओगे कि पापा जब मैं घर से निकला तो मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी। और मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, समझ लीजिए कि वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। मेरे बच्चे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट को देखो, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर लगेगा। एक आपके सामने लिख दिया जाए, दे वर गिविंग मी आ बुक। एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिख दिया, बहुत बड़ा सा सेंटेंस है कि दे वर गिविंग मी आ बुक। गुरुजी दे लगा है, दे के बाद वाज क्यों नहीं वर आया है? अगर दे के तुरंत बाद अगर कहीं यहां पे आर लगा दिया जाए तो याद रखिएगा, दे आर लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बात प्रेजेंट की कर रही, यानी प्रेजेंट में वे लोग हैं, वे हैं जो मुझे एक किताब दे रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे आर नहीं, इसी तरह वर आए तो गुरुजी दे के साथ आप वर लगाओगे, और देवर गिविंग मी अ बुक, यानी वे मुझे एक किताब दे रहे थे। गुरुजी अगर इज लगाओगे तो किताब दे रहे हैं, अगर अगर आर लगाओगे तो वो मुझे किताब दे रहे हैं, यानी प्रेजेंट में दे आर गिविंग मी अ बुक, वे मुझे एक किताब दे रहे हैं, यानी प्रेजेंट में दे रहे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए दे वर गिविंग मी अ बुक, तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि जैसे ही वाज वर मिला तो यानी वो हमको किताब अब नहीं दे रहे, वो दे रहे थे। कब दे रहे थे? पास्ट टाइम में दे रहे थे। बताइए कौन कहता है कि इस तरह की बेसिक बातें नहीं समझ में आई हैं? जल्दी से चलिए इसके स्ट्रक्चर लिखिए, और इसका एक एडवांस 2 रूल हैं जो बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास के साथ सभी शेर हमारे बने रहें, सभी शेर बिल्कुल पूरी तरह से क्लास के साथ बने रहेंगे, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। एक एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इस कदर बेटा डिफेंस की तैयारी में कूदना है। टाइम एंड टेंस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल वर्ब हो गए, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कुछ चैप्टर तो मेरे बच्चे इस कदर आप रट मारो कि GDSSB में पूरा मामला आपका यही से बन जाएगा। पूरा आपका स्पीकिंग में मैं यही तैयार कराऊंगा, पूरी अंग्रेजी की बेसिक भी तैयार कराऊंगा, और आपका जो एग्जाम आने वाला उसकी खोपड़ी में छेद भी मैं करवाऊंगा आपसे। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल बताऊंगा। सेंटेंस गुरुजी कितने टाइप के? तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड निगेटिव, ये हमारे गुरुजी स्ट्रक्चर हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारे क्या है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाज या वर आएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, प्लूरल तो वर, उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सभी शेर जल्दी से रिवीजन करते रहो। अगर आपको नहीं आती तो सीखते चलो, अगर आपके यहां पहले से भरा है तो आपको बिल्कुल भागना नहीं है, परेशान नहीं होना कि क्या चल रहा है, ये तो मुझे आता है। चलो कम से कम आता है, बहुत खुशी की बात है कि आपको कम से कम कोई ऐसी चीज जो आज यहां चल रही वो तुमको कम से कम आती तो है। ठीक है, तो आप उसका लगातार रिवीजन करते रहिए। सब्जेक्ट वाज वर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद गुरुजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। कुछ ना करो गुरुजी, सब्जेक्ट करो,
उसके बाद वाज या वर को करोगे, किसको, वाज या वर को। गुरुजी मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से पहले अब क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, क्योंकि निगेटिव की बात हो रही तो निगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगती है। उसके बाद गुरुजी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद गुरुजी ऑब्जेक्ट और क्या लगाओगे, अदर वर्ड लगाओगे। जल्दी जल्दी से कमेंट में सभी साथी छापे रहे। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े उन सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। एक बार सभी शेयर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की बातों में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से सभी शेयरों का मुझे जवाब चाहिए। कुछ नहीं गुरुजी, इंट्रोगेटिव में वाजवर को पकड़ के खींच लो बाहर, वाजवर लाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद गुरुजी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाओगे, उसके बाद गुरुजी ऑब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद आप शुरू क्वेश्चन मार्क। धान कटने का सीजन चल रहा तो हंसिया को बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। आगे चलो, बहुत जानदार एक शायरी आपके लिए आई है, लेकिन वो क्लास के एंड में आज होगी। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, कुछ नहीं गुरुजी, वाज या वर को पहले ही करोगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को करोगे, उसके बाद नॉट करोगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म करोगे, ऑब्जेक्ट करोगे, उसके बाद गुरुजी क्या करोगे, अदर वर्ड के बाद क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखो, उसके बाद गुरुजी वाज या वर को लिखोगे, उसके तुरंत बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे चलिए गुरुजी, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या तो वर हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा के लगा दो नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद लगा दो गुरुजी ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नहीं दिख रहा है इधर, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद सब में अदर वर्ड है, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ बस। अब तो दिख रहा है, दिख रहा, सब दिख रहा है, सब तुमको दिख रहा, तुम तो त्रिकालदर्शी हो रहे हो ना। चलिए सभी को जय हिंद, जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े उन सभी को जय हिंद। लेकिन एक बार सभी शेयर जोर लगा के लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए क्या कोई दिक्कत यहां तक में। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं और उसके पहले सभी लोग बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आए। सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हो गया इसीलिए। चलिए क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कह दिया जाए, एक कह दिया जाए राखी वर वॉशिंग, राखी वर वॉशिंग हर क्लॉथ्स। चलिए लिखा है राखी वर वॉशिंग हर क्लॉथ्स, एक ये लिखा सेंटेंस। दूसरकवा लिखा है कि राखी एंड पूजा वाज वॉशिंग हर क्लॉथ। चलिए बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। दोनों सेंटेंस में लिखा है राखी वर वॉशिंग हर क्लॉथ, यानी राखी अपने कपड़े धुल रही थी। आगे लिखा राखी एंड पूजा, यानी राखी और कौन कौन, राखी और पूजा दोनों मिल करके वाज वॉशिंग हर क्लॉथ, यानी राखी और पूजा अपने कपड़े धुल रही थी। बताओ ये सही कि ये सही कि दोनों गलत। तो गुरुजी कमेंट में छाप दो कि दोनों के दोनों गलत हैं। हम कहेंगे कि दोनों क्या गलत हैं तो आप कहोगे गुरुजी राखी आया है, और जब भी किसी का नाम होगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ गुरुजी कभी वर नहीं क्या लगाओगे, आप कहोगे गुरुजी कभी भी वर नहीं क्या लगाओगे, सिंगुलर के साथ वाज लगाओगे। तो राखी वाज वॉशिंग, उसके बाद राखी लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाओगे, हर लगाओगे। लेकिन नीचे वाले में अब गुरुजी ये क्या हो गया, अब ये हो गया सही। लेकिन नीचे वाले में गुरुजी एक तो हो गया राखी एंड पूजा, यानी राखी और पूजा,
जो आगे वॉशिंग करने का काम, धुलने का काम कर रही हैं, वो गुरुजी राखी और पूजा दोनों मिल के कर रही हैं। और जब बाबू कोई भी काम एक से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो बताओ सिंगुलर की प्लूरल, तो आप कहोगे गुरुजी प्लूरल, सिंगुलर नहीं क्या, प्लूरल। तो गुरुजी जब एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो उस सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ गुरुजी कभी भी वाज नहीं क्या लगाओगे, वाज नहीं गुरुजी क्या लगाओगे, वर। क्या लगाओगे, वर। यानी राखी एंड पूजा वर वॉशिंग, हर नहीं गुरुजी। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आगे का एडजेक्टिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। यानी हर की जगह पे क्या, हर की जगह पे जब भी तमाम लोगों के लिए बेटा प्रोनाउन यूज करोगे तो किसका यूज किया जाएगा, दियर का। किसका यूज होगा, दियर का, यानी दियर क्लॉथ। अब बताओ जरा समझ में आई कि नहीं बातें। इसी तरह की बातें आपको मिलेंगी जो कि लगेगा कि पूर्णतया सही है लेकिन वो बातें गलत होती हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने और दे रहा हूं, इसको आपको जल्दी से बताना है। तीसरा सेंटेंस है वाज द कार, वाज द कार, वाज द कार रनिंग फास्ट, वाज द कार रनिंग फास्ट। जल्दी बताइए, आपको ये बताना है कि ये किस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस लिखा है। गुरुजी वाज वर मिला तो ठीक है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इन दोनों की बात करें तो ठीक है, ये तो अफर्मेटिव में है क्योंकि भाई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, उसके बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुजी इस तिसरकाए को बताओ ये कौने में है, जल्दी से छापो। तो गुरुजी तिसरकवा वाज, वाज वर्ड से कौन शुरू होगा, यानी वाज वर्ड से, एक तो वाज वर्ड से ये शुरू है, एक वाज वर्ड से ये शुरू, एक वाज वर्ड से ये शुरू। अच्छा ठीक है, ये भी वाज से शुरू है। तो जरा देखो दोनों में निगेटिव किस में है किस में नहीं, क्योंकि इसमें तो निगेटिव नहीं। तो गुरुजी इसमें देखो तो निगेटिव है सब्जेक्ट के बाद, इसमें द कार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, निगेटिव नहीं। तो इस वाले में देखो वाज के तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो कहने का मतलब गुरुजी ये कौन तिसरकवा लिखा है, कौने, ये तीसरे वाले पे, यानी कौन से स्ट्रक्चर पे, इंट्रोगेटिव पे। कौने में, इंट्रोगेटिव में। लेकिन अगर कह दिया जाए कार और इसके बीच में अगर गुरुजी नॉट लगा दिया जाए कि वाज द कार नॉट रनिंग फास्ट, क्या कार फास्ट नहीं चल रही थी, तो अब बताओ तो गुरुजी अब ये वाला किस पे चला गया, अब इस पे चला गया क्योंकि वाज हो गया, ठीक वाज हो गया। बताओ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट के तुरंत बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों के दिमाग में, जहन में पूरी तरह से गई। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। इस तरह के जाइए आप लोग, बिल्कुल सेंटेंस सोचिए, बनाइए, उस पर विचार करिए, टाइम एंड टेंस की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है मेरे तक उसको पहुंचाइए, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं। अब गुरुजी कुछ एडवांस बातों पे रूल होगी, जिन एडवांस रूल्स पे बात होगी जो हमारे लिए वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरुजी एक मैंने आपको बताया था नाउ हो गया, दिस डेज हो गया, ठीक है, इनका यूज जब भी होगा तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन गुरुजी एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है नाउ, याद रखिएगा नाउ या तो दिस डेज, अगर इनका यूज होगा तो सेंटेंस आपका क्या, इनका यूज तो चलिए गुरुजी मान लिए कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में होगा। कहाँ होगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में होगा। लेकिन गुरुजी एक आपने सुना होगा कि नाउ का देन होता है और दिस का क्या होता है, दिस डेज का क्या होता है, क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी दोज डेज। तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये देन हो गया और ये दोज डेज हो गया। ये दो ग्रामर के ऐसे वर्ड हैं कि इनका यूज जब भी किया जाता है तो याद रखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल पेपर के दृष्टि से जरा देखिए, पेपर में कैसे पूछेगा। तो आपको पहले तो याद रखना है कि नाउ और दिस डेज आएगा तो इन दोनों को रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर नाउ और दिस डेज आया है तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होनी चाहिए। लेकिन अगर देन और दिस दोज में से कोई एक मिल जाए तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली बोले तो वाज या वर में से कोई एक होनी चाहिए। आप जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक कह दिया जाए राम
इज रीडिंग, राम इज रीडिंग देन, राम इज रीडिंग देन। बताओ ये सही कि गलत। तुरंत बाबू क्या मिला? अगर इस जगह पे नाउ होता क्या होता? एक ये लिख दिया, बताओ सही है कि गलत। एक मैं लिख रहा हूं राम इज रीडिंग नाउ, राम इज रीडिंग नाउ, इसको बताओ सही कि गलत है। अगला मैं आपके सामने और लिख रहा हूं राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग नाउ, इसको छापो। एक और लिख रहा हूं राम वाज रीडिंग देन। जल्दी से कमेंट में छापो कि कौन सा सही तो कौन सा गलत। गुरुजी राम इज आया, इज रीडिंग, कभी भी इज एम आर वाले सेंटेंस में गुरुजी देन का यूज नहीं होगा, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है? पहले तो मानो गलत। राम इज रीडिंग नाउ, अगर इज एम आर आएगा तभी सेंटेंस में नाउ आएगा गुरुजी, ठीक है। राम वाज रीडिंग नाउ गलत हो गया, क्योंकि जिस सेंटेंस में वाज वर आएगा उसमें नाउ नहीं आएगा। राम वाज रीडिंग देन बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस सेंटेंस में वाज वर आएगा तो उसमें हमेशा किसका? देन का यूज। यानी सेकंड और फोर्थ आपका राइट है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्या है? रॉन्ग है। तो इनको पहले को अब सही करने के लिए क्या करेंगे? अब इनको भाई ये तो समझा दिए, अब सही करेंगे। तो बताओ इज एम आर आया कि नहीं? तो गुरुजी अगर कभी भी इज एम आर आए और अगर देन हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलना है। क्या वो सॉरी, आपको जब भी यहाँ पे देन दिया गया हो और देन दिया गया हो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो तो कभी भी देन को नहीं बदलना, बदलना किसको? हेल्पिंग वर्ब को है। यानी यहाँ पे क्या कर दो आप? यहाँ पे आप कर दो वाज। क्या कर दो? वाज। तो राम वाज रीडिंग देन, यानी राम तब पढ़ रहा था। राम इज रीडिंग नाउ, राम अभी पढ़ रहा है। लेकिन अगर कह दो राम वाज रीडिंग देन, यानी राम पढ़ रहा था। और कब? तब पढ़ रहा था जब हम घर से आए। आगे राम इज रीडिंग नाउ सही है, राम वाज रीडिंग नाउ नहीं। गुरुजी जब भी वाज वर आए उस जगह पे नाउ मिले तो उसकी जगह पे क्या कर देना है? नाउ नहीं गुरुजी, क्या कर देना है? देन कर देना है। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सभी शेरों को ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब दो तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके नज़रों के सामने और पेश करूं। जल्दी से गुरुजी मुझे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, मैंने कई बार आपको बताया है कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो बिल्कुल अब की बार आप इस तरह से बगावत पे उतर आइए कि तलवार को झुकना पड़ जाए। पूरी तरह से बगावत पे उतर आइए, पेपर कितना भी कठिन आ जाए, इस कदर बाबू मेहनत करके जाना है कि आप जिस समय पेपर दे के लौटो तो आपके चेहरे लटके हुए नहीं, आपके चेहरे पूरी तरह से हंसी की खुशी के साथ भरे होने चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ा एक मुकाम जीत के आ रहे हो, मुझे लगना चाहिए ऐसा आपकी बार। चलिए एक सेंटेंस आपके सामने और लिख रहा हूं दे वर गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल। दे वर गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल। आगे लिख दिया जाए स्कूल दीज डेज। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, सेंटेंस लिखा है दे वर गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल दीज डेज। जल्दी से बताइए, कमेंट में छाप दीजिए। टुवार्ड्स का मतलब होता है बेटा की तरफ या की ओर, यानी जब भी टुवार्ड्स की बात करेगा तो टुवार्ड्स इज ऑलवेज शोज डायरेक्शन। टुवार्ड्स हमेशा डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, आप जरा बताइए, दे के साथ दे प्लूरल, दुनिया के लिए जो प्लूरल तो वो हमारे लिए क्या? एक से ज्यादा, या जो दुनिया की नजरों में एक से ज्यादा, हमारे लिए क्या? तो आप कहोगे गुरुजी प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी लगाओगे? तो कहोगे प्लूरल, यानी दे के साथ वर लगा दिया। वाज वर के साथ गुरुजी आईएनजी फॉर्म लगा दिया।
वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है, यानी दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, टुवार्ड्स का मतलब की ओर, कहाँ, द स्कूल, यानी वे स्कूल की ओर या स्कूल की तरफ जा रहे थे। दीज डेज का मतलब होता इन दिनों नहीं बाबू। अगर यहां पे आर होता कि दे आर गोइंग टुवार्ड्स द स्कूल दीज डेज, तब तो आपका सेंटेंस सही था, क्योंकि जब भी सेंटेंस में दीज डेज आएगा तो आपका ईजेएमआर होना चाहिए। लेकिन गुरुजी यहां पे आपको याद रखना है, यहां पे वर था, क्या था, वर था, और यहां पे क्या है, दीज डेज। तो बताओ अब इस कंडीशन में किसको बदलना है? तो इस कंडीशन में गुरुजी दीज दोज डेज को काहे में बदल दो, दोज डेज। क्या कर दो, दोज डेज। यहां हेल्पिंग वर्ब में गलती क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि बाबू अब की बार हेल्पिंग वर्ब सही लगी है, और जब हेल्पिंग वर्ब सही लगी है तो आपको देखना कि एक जगह सही करने से सेंटेंस सही होना चाहिए। अब यहां पे दीज डेज, यानी जब ये साफ साफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दीज डेज का यूज नहीं होगा। अगर दीज डेज आएगा तो दोज डेज में चेंज कर देना है, तो यानी इसको बदल के क्या कर दो, ये कर दो, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कितने ऐसे हमारे शेर हैं जो कहते हैं कि सर अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक बार कमेंट हाँ या ना में जवाब दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब आप बताइए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब बताइए। चलिए, लेकिन पूरी तरह से क्लास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बाबू आपको बने रहना है, ताकि आपको अब की बार बिना इतिहास रचे वापस नहीं आना है। क्लास आपकी अभी 1 घंटे की जाएगी। अभी 1 घंटे का मतलब कि करीब मुझे लगता है कि आधा घंटा के समथिंग हो गया है, और ये क्लास आपकी वही 58 से 60 मिनट जाएगी पूरी क्लास। तो इसीलिए पूरी क्लास के साथ बने रहिएगा। और जो अब बात हम लोग करने वाले हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई है। अब देखो, अब हम लोग जो बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा किस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात पूरी तरह से यहां से खत्म होती है। जितनी भी आपके लिए उपयोगी है वो बात मैंने कर लिया है। अब गुरुजी जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट पे। अब पास्ट परफेक्ट पे बात करेंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और बहुत काम की चीज़ें इसमें की बहुत सारी बातें उस दिन हम जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे तो सिंस के साथ बिफोर वगैरह, बाय द टाइम, आफ्टर, सब मैंने उसी झटके में बता दिया था। लेकिन थोड़ा सा आप उन बातों को आज स्पेशली और समझेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन ना बने, लेकिन ये मान के चलो कि सिंस हो गया, आफ्टर हो गया और बिफोर हो गया, बाय द टाइम, इनका यूज जब आया जा कंजंक्शन होता तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। और उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट तो मेरे बच्चे मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पास्ट परफेक्ट को भी छोड़ना नहीं है। इधर चलिए, और इसमें कि लगभग बातें उसी दिन हो चुकी थी, लेकिन जो बची है वो आज पूरी तरह से हो जानी चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी कोई काम हाल ही में या अभी अभी खत्म हुआ हो, लेकिन कोई काम अगर पास्ट टाइम में तुरंत पूरा हुआ हो, कोई काम अगर बेटा पास्ट टाइम में तुरंत पूरा हुआ हो तो उसको कहाँ रखेंगे, पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं बाबू, इसकी पहचान क्या है? बहुत लोग दिक्कत खा जाते हैं। पहचान या तो सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो किसी भी लेटर के साथ था या था, ई थी। ठीक है, ये देखो इधर बात समझ में आ गई। आदि, यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किसी भी लेटर के साथ अगर था लिखा मिल जाए तो पास्ट का परफेक्ट। समझो, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, या किसी लेटर के साथ है लिखा मिल जाए तो वो क्या है, वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। लेकिन अगर किसी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किसी लेटर के साथ है लिखा मिल जाए, ठीक है, तो वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या किसी लेटर के साथ है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हैज हैव। लेकिन अगर किसी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किसी भी लेटर के साथ था तो पास्ट का परफेक्ट बोले तो हैड। मेन वर्ब की फॉर्म कैसी? तो गुरुजी 12 टेंस होते हैं, 12 में 3 टेंस परफेक्ट वाले होते हैं, और तीनों परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म?
थर्ड फॉर्म। गुरुजी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? तो हेल्पिंग वर्ब इसकी गुरुजी क्या होती है? हायर्ड। अब आप कहोगे गुरुजी सब्जेक्ट की बात करोगे, तो इधर देखो सब्जेक्ट कितने टाइप के? दो टाइप के। कितने? दो टाइप के। एक सब्जेक्ट सिंगुलर, कैसा? एक सब्जेक्ट प्लूरल, कैसा? प्लूरल। एक सब्जेक्ट सिंगुलर, एक प्लूरल। अब बेटा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, अगर उसके वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी या किसी लेटर के साथ था लिखा है, तो आपको क्या लगाना है? हैड लगाना है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यानी कहने का मतलब ही हैड, चाहे कहो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, और चाहे कहो वह अपना काम पूरा कर चुका था। दोनों को हिंदी में बोलने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बाबू दोनों की अंग्रेजी क्या है? सेम है। अगला कह दिया जाए, एक मिनट आपके सामने, जैसे कह दिया जाए मम्मी हैड कुक्ड द फूड। मम्मी हैड कुक्ड द फूड, यानी मम्मी खाना बना चुकी थी, चाहे कहो मम्मी ने खाना बना लिया था। ठीक है। अगला, पापा हैड कम केम कम। पापा हैड कम, चाहे कहो पापा आ गए हैं, और चाहे कहो वो पापा आ गए थे, और चाहे कहो पापा आ चुके थे। आगे देखो, द क्लास हैड स्टार्टेड। द क्लास हैड स्टार्टेड, चाहे कहो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, कक्षा प्रारंभ हो चुकी थी, और चाहे कहो क्या? कक्षा प्रारंभ हो गई थी। चाहे कहो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, और चाहे कहो क्लास स्टार्ट हो गई थी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या यहाँ तक की बेसिक बातों में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली बात तो स्क्रीनशॉट वाट का चक्कर छोड़ो यार, साथ साथ मेरे नोट करते चलो। इसीलिए मैं इतना इत्मीनान में एक एक बात को एक्सप्लेन करते चलता हूँ कि कोई भी अगर हमारा साथी नोट्स बनाता चल रहे तो उसको ये ना लगे कि लाइव क्लास चल रही तो चलो छूट जाएगा। तुम यार एक ही समय में पूरा काम करो। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा गुरुजी, जल्दी से देखेंगे। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर पे बात, स्ट्रक्चर में कुछ इसमें नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अभी जहाँ जहाँ वाज वर लगाया, अब वहाँ वहाँ आपको हैड लगाना है, और जहाँ जहाँ हमने मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया वहाँ वहाँ आपको थर्ड फॉर्म लगाना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में लिख लो सेम किसकी तरह? सेम पहले वाले की तरह। सेम किसकी तरह? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह। सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह। परिवर्तन क्या करना है? जहां जहां आपने अभी तक क्या किया था, जहां जहां आपने लगाया था मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब वहां क्या लगाना है? अब आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां जहां बाबू आपने किया था वाज या वर का यूज, अब क्या करना है? वहां वहां पे अब आपको करना है हैड का यूज। सेम स्ट्रक्चर पहले वाले हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई जरा सी भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं एक दो, और पीछे की स्ट्रक्चर आपने देखा, समझ जाओगे। बाकी इसके एडवांस रूल पे बात करके 10 मिनट के अंदर क्लास को मैं द एंड कर दूंगा। चलिए, एक सेंटेंस आपको लिखना है। सेंटेंस लिखना है, हायर्ड पापा नॉट, हायर्ड पापा नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। आप बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी से जवाब में छापो सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। आप कहोगे गुरुजी पता ही नहीं लग पा रहा, कहोगे सही है। गुरुजी सबसे पहले लगाओ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो, बताओ हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद अगर निगेटिव होगा
तो नॉट कोई बात नहीं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या करोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करोगे क्वेश्चन मार्क। यानी कहोगे गुरुजी ये तो पूरी तरह से इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, यानी ये सेंटेंस तो सही है। अगला लिख दिया जाए द स्टूडेंट्स हैड, द स्टूडेंट्स हैड wrote a letter to the school manager, school manager, school manager, स्कूल मैनेजर। आप बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत। द स्टूडेंट्स हैड रोट अ लेटर टू द स्कूल मैनेजर, यानी विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थियों की बात होती है, यानी विद्यार्थी क्या किए हैं, विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल के लिए पत्र लिख दिया था या लिखा था, कुछ भी कहो, और चाहे कहो विद्यार्थी जो है वो प्रिंसिपल के लिए एक पत्र लिख चुके थे। ठीक, अब देखो द स्टूडेंट्स आ गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर द स्टूडेंट होता तब भी हैड, द स्टूडेंट से तब भी हैड, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बेटा हैड हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, तो गुरुजी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब बातें समझने के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ। अब ये बातें एरर में भी आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिल इन द ब्लैंक में। तो आप कहोगे गुरुजी हैड के बाद कहोगे रोट सही है। अरे यार राइट रोट ये सेकंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए। इसको सही करने के लिए इसकी जगह क्या करो, क्या करोगे, रिटर्न करोगे। क्या करोगे, रिटर्न करोगे। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसी तरह की बातें, अब इसी को चाहे तो हैड पहले ले आओगे तो इंट्रोगेटिव, नॉट भी लगा दोगे इंट्रोगेटिव का निगेटिव। अब मान लो अभी इसी में कोई क्वेश्चन वर्ड लगा लो तो क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये इसकी बेसिक बातें भी इंड होती हैं। अब इसके भी हम लोग बात करेंगे एडवांस लेवल पे। कहाँ बात करेंगे, तो गुरुजी इसके एडवांस लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई दिक्कत है आपको, पूरी तरह से जितनी बेसिक बातें थी वो समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके सभी शेर जरूर बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके मेरे सभी एक एक बच्चे से मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौसमा परवाने हैं मरने का, हमको खौफ कहाँ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो बिल्कुल चलिए, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है भाई, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत इस कदर होती है कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा ऑफलाइन आपके घर का कोई भी मेंबर अगर आवाज़ सुन रहा होगा, क्लास सुन रहा होगा, तो वो भी बगल में बैठ जाता होगा कि यार बहुत शानदार क्लास चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह से पढ़ा भले यहाँ रहा हूँ, लेकिन जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं मेरा दिमाग उन्हीं के ऊपर है कि क्या ये मेरी बात उनके समझ में आई, इस तरह से नहीं है तो किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि डाउट होगा तो ऑनलाइन में कैसे पूछेंगे, अरे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ या ऑफलाइन, अपने मन में आप डाउट रख के मुझे दिखाइए। आपके मन में डाउट कोई बच ही नहीं सकता है, तो आप पूछेंगे क्या, कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, आप बात करेंगे, हेडिंग डालो एडवांस रूल्स ऑफ, पी बोले तो पास्ट, पी बोले तो परफेक्ट, टी बोले तो टेंस। चलो, एडवांस रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, ये बात कोई दिक्कत अगर आपको लगे तो मुझे तत्काल में वो कमेंट करना। क्या करना? कमेंट। एक बार सभी लोग जरा मुझे बताएं कि क्या इसकी जो बातें आपको उस दिन बताई गई थी वो समझ में आ गई थी पूरी बात। अच्छा ठीक भाई, चलो देख लेंगे। चलो इधर देखो भाई, ठीक है, इधर देखो बच्चा, कोई नहीं, एक आपका होता है सिंस। अब जरा पूरी बातों को अभी तक आपने इधर उधर किया वो अच्छी बात है, लेकिन अब मत करना। अगर कभी भी बेटा आपको दो सेंटेंस के बीच में मिले क्या, सिंस, तो याद रखिएगा सिंस के तुरंत बाद होना चाहिए क्या, पास्ट इंडेफिनिट। क्या?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बेटा सिंस के पहले क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था पूरी तरह से कि भैया दिमाग में रख लो कि अगर सिंस बीच में तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मान लो कि दूसरकईवा कंडीशन इसकी होती है, अगर सिंस सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो याद रखिएगा फिर सिंस के तुरंत बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा? पास्ट कमेंट में छाप दो आप पूरे स्ट्रक्चर को अगर आता है तो। सिंस के तुरंत बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आया है तो अगला सेंटेंस क्या होना चाहिए? फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट उठ के कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सिंस वाली बात समझ में आ गई कहने का। और इसके सेंटेंस वगैरह अगर आपको समझना है तो आप चले जाइए हमारी अग्निपथ बैच प्लेलिस्ट में, और टाइम एंड टेंस की कौन सी क्लास पे? तो टाइम एंड टेंस की बेटा तीसरी क्लास पे आप चले जाइए तत्काल प्रभाव से। चलिए बात को आगे करेंगे। वो तीसरी नहीं सॉरी दूसरी क्लास पे जाइए आप। चलिए या वहां पे भी हमने विधिवत बातें की थी, इसकी एग्जाम्पल समेत पूरी बातें आगे बात करेंगे बेटा। लेकिन अब पास्ट परफेक्ट में हम बात करेंगे। अब मान लो कि अगर दो सेंटेंस के बीच में बिफोर आए, क्या आए? बिफोर बीच में आए, बिफोर के इस पार एक सेंटेंस, बिफोर के इस पार दूसरा सेंटेंस, तो याद रखिएगा हमेशा अगर किसी भी सेंटेंस में दो कार जब भी बिफोर आएगा तो वो हमेशा बेटा दो दो एक्शन की बात करेगा। कितने एक्शन की? दो एक्शन की बात करेगा। तो जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो वो अपना अर्थ देगा। उसमें एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जब भी बीच में बिफोर का मतलब होता है पहले, और जब भी बिफोर आएगा तो इसका मतलब इसमें दो काम होंगे। एक काम पहले होगा, एक काम मेरे बच्चे कब होगा? बाद में होगा। बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए, यानी जब भी बिफोर आएगा तो इसका जरा स्ट्रक्चर लिखिए। तो बिफोर के पहले आपको क्या करना है? यानी फर्स्ट एक्शन। बेटा फर्स्ट एक्शन बोले तो पहला कार्य। कौन सा कार्य? हाँ बेटा ठीक है, पहला कार्य। पहले कार्य को रखना है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जो काम कंप्लीट तो वो हो गया परफेक्ट। यानी बिफोर बीच में आएगा तो सबसे पहले उस सेंटेंस में दो काम होंगे, तो आपको जो काम पहले हुआ होगा उसको वो पहले रहेगा, लेकिन वो पहले तो रहेगा कौने में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन जो बाबू सेकंड एक्शन होगा, कैसा एक्शन? सेकंड नंबर का एक्शन, वो होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। काहे में? पास्ट इंडेफिनिट में। उम्मीद है कि बात आपके समझ में जरूर आई होगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिखिए, आई सा हिम। इसका एग्जाम्पल लिखिए, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। उसके बाद लिखिए बिफोर। क्या? बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ही स्टॉप्ड हिज कार। आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। बेटा बताओ बिफोर मिला कि नहीं मिला? अब बताओ पहले आई सा हिम, मैंने उसे देखा, उसके बाद उसने क्या किया? अपनी कार को रोक दिया। अब जरा बताओ पहले काम देखने का हुआ कि पहले काम वो कार रोकने का? तो गुरुजी आप कहोगे आई सा हिम बिफोर। क्या? आई सा हिम बिफोर। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। क्या हुआ? फिर बिफोर का मतलब पहले, ही स्टॉप्ड हिज कार। अब जरा बताओ, यानी उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे क्या किया? देख लिया। उसके कार रोकने से पहले मैंने उसे क्या किया? देख लिया। तो पहले काम हुआ देखने का। तो बेटा जो काम पहले वो आएगा तो बिफोर के पहले, तो बिफोर के पहले आया तो क्या करो? ये गलत है, क्योंकि ये बिफोर के पहले फर्स्ट एक्शन आएगा तो पास्ट परफेक्ट में। तो ये लिखा का है में पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको क्या करो? आई के बाद हैड लगाओ और सी सा सीन, उसके बाद हिम करो, फिर पूरी तरह से बिफोर लगाओ और बिफोर के बाद सेकंड एक्शन तो पास्ट इंडेफिनिट में, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी उसी तरह से इसको उतार दो।
जल्दी बताइए, क्या बिफोर अगर बीच में आएगा तो नहीं समझ पाओगे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभी बच्चे कमेंट में छाप दें। छाप दो कमेंट में, क्या ये बात समझ में आ गई? यानी बिफोर के पहले पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। आपको याद रखना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उस पे, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। बस आगे चलो, अगली हेडिंग डालो बेटा। जैसे सिंस की तरह बिफोर हो गया, बीच में आएगा, लेकिन जैसे सिंस किनारे आता था उसी तरह अगर बिफोर किनारे आएगा तब क्या करोगे? क्या करोगे? अगर बिफोर शुरू में आएगा तो कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर को बदल लाओ। पहले सेकंड एक्शन, बिफोर शुरू में तो पहले सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन काहे में था? तो गुरुजी पास्ट इंडेफिनिट में। काहे में था? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद जो अगला आएगा वो यानी फर्स्ट एक्शन, और जो काम पहले हुआ तो बाबू उसको रखना काहे में है? उसको रखना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। कोई दिक्कत आपको समझ में आई? यानी बिफोर बीच में तो पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन बिफोर शुरू में तो पहले क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के तुरंत बगल में, उसके बाद लास्ट वाला क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, बिफोर ही अंडरस्टूड, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग। आगे लिखो अगला, द रोबर फ्लड। जल्दी से बताइए क्या दिक्कत है इसमें? जल्दी से बताइए, ये सेंटेंस बाबू गलत कि सही? इससे बड़ा सेंटेंस आपके पेपर में नहीं आएगा। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, यानी उसके कुछ समझने से पहले, या वो कुछ समझ पाता इससे पहले क्या हुआ? चोर या बदमाश क्या हुआ? भाग गया, या भाग चुका था, भाग गया। अब बताओ, पहले इसने कुछ समझा कि पहले चोर भागा, तो गुरुजी पहले तो भागा चोर, और पहले चोर भागा तो वो है फर्स्ट एक्शन, और फर्स्ट एक्शन को रखना काहे में है? तो गुरुजी पास्ट परफेक्ट में। और ये द रोबर के बाद देखो सेकंड फॉर्म लगी, यानी गलत है। क्या है? गलत है भाई। बिफोर के तुरंत बाद सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट, यानी यहाँ एनीथिंग तक ये सही है। आगे क्या करो गुरुजी? इसके आगे एनीथिंग के आगे सही करने के लिए द रोबर, आगे क्या करोगे? द रोबर के बाद हैड, और आगे क्या? वही कर दो, सही हो गया। आप बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक और इसका सबसे लास्ट स्टेप बचा है। सबसे लास्ट इसका एक होता है बाय द टाइम। क्या होता है? तो गुरुजी बाय द टाइम होता है। आइए जरा बाय द टाइम पे बात करेंगे अब हम लोग। बाय द टाइम क्या होता है? एक आपका होता है गुरुजी बाय द टाइम, बाय द टाइम। और बाय द टाइम की एक आदत बेटा, जब ये शुरुआत में मिलेगा तो आपको क्या करना है? बाय द टाइम जब भी मिले तो सबसे पहले बाय द टाइम के बाद उस काम को रखना है जो दूसरे नंबर पे हो, सेकंड एक्शन। और सेकंड एक्शन काहे में रहता है? तो सेकंड एक्शन हमेशा रहता है पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद बाबू याद रखिएगा फर्स्ट एक्शन। कौन सा? फर्स्ट एक्शन। और फर्स्ट एक्शन बोले तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका, और जो काम कंप्लीट हो चुका था वो काहे में? पास्ट परफेक्ट। जल्दी से बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही है? उस दिन की क्लास में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को भी मिला था। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए सभी लोग। चलिए बाबू देखो, कभी भी यार सिंपल पास्ट कहा जाए, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाए, बात एक ही है। सिंपल पास्ट बोले तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और पास्ट इंडेफिनिट बोले तो उसका भी अगर अफर्मेटिव में लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बात एक ही है। चाहे कहो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, चाहे कहो सिंपल पास्ट, दोनों बातें सेम। चाहे वहां से तुम दौड़ के आओ हमारा या कान ईंट दो, चाहे ये ईंट दो, हमको दर्द उतने होगा। वो तो अलग की बात है कि इसको तुम किटकिटा के ईंट दो मार तो हम कह दे रहे हैं इसमें नहीं लगा, इसको देखो, ठीक है, वो अलग की बात है।
चलो इसका स्ट्रक्चर जरा देख, वो एग्जाम्पल दे दिया जाए। लिखो जरा, लिखो बाय द टाइम आई रीच, बाय द टाइम, बाय द टाइम आई रीच्ड, सबसे लास्ट है, इसी जगह से क्लास एंड हो जाएगी। बाय द टाइम, बाय द टाइम आई रीच द क्लास। अगला सेंटेंस इसके साथ आगे लिखो, द क्लास, द क्लास स्टार्ट, द क्लास स्टार्ट नहीं स्टार्टेड। बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बताओ गुरुजी। बाय द टाइम आया, बाय द टाइम के बगल में हमेशा दुसरकवा एक्शन, और तुमका दुसरकवा पहला यार एक्शन नहीं पता तो तुम समझो कि बाय द टाइम के तुरंत बाद होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट पहचानने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, यानी अब चाहे का पास्ट इंडेफिनिट बोलो, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बोलो, सिंपल पास्ट बोलो, यानी बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट हमेशा आना चाहिए और अगला पास्ट परफेक्ट। तो बताओ, ये तो बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट आया, लेकिन क्या अगला पास्ट परफेक्ट आया है? पास्ट परफेक्ट नहीं आया। तो बाबू सब्जेक्ट है द क्लास, और द क्लास और स्टार्टेड के बीच में क्या लगा दो? हैड लगा दो, तो पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बाबू की बातें तो बहुत कठिन थी, लेकिन ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। और इसी तरह की शानदार लाइव क्लासें पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफेंस में अगर आपका जाने का सपना है तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द इस चैनल पर इंग्लिश की 2-2 क्लासें चलने वाली हैं। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए परेशान हैं, तो बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं परेशान होना है। अब हम 2 क्लासें लेकर के आपके सामने आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। अब क्लासें आपकी मैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से लूँगा, वहाँ डिजिटल बोर्ड के साथ, और वहाँ पे क्या होगा कि मैं एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो दूसर कई क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि अग्निवीर जो 2023 का एग्ज़ाम है उससे पहले पहले मैं पूरी बातें इंड कर दूंगा। और ये नहीं इंडे किया जाएगा, ऐसे हिसाब से उसको बेटा इंड किया जाएगा कि एक एक बात आपको मेरी पढ़ाई हुई आएगी। और इस लेवल से मैं लेके चलूँगा कि चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे तो आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, सबको आप एक ही झटके में फोड़ के चले जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की बातें समझ में आई होंगी। एक बार मेरे सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हमारी बात आप लोगों तक पूरी तरीके से समझ में आई या पहुंची हमारी बात आप लोगों तक। मुझे एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएं भाई। वेरी गुड, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल, सफल होना है, सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी ये तो तय है, लेकिन तू अपना सफर जारी रख, तू अपना सफर जारी रख। चाहे जितना हो जाए, रास्ते में आपके लाख आंधियां आ जाएं, लेकिन आपको अपना कदम कभी भी हिला इधर से उधर नहीं रखना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यानी आप निकल पड़ो और छोटे मोटे हवाओं से आप अपनी दोस्ती मत बनाओ, आप तूफानों का सामना करो, और चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए उसको आपके सामने उसको बिल्कुल नतमस्तक होना पड़े, इस कदर आप मेहनत करो। पेपर कितना भी कठिन आ जाए बेटा, आपको मेहनत इस कदर करके जाना है कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आप 5 सेकंड में लगा के आओगे अब की बार। लेकिन उसके लिए आप पूरे ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ आपको मेरे साथ बने रहना है, और एक एक मेरी क्लास को आपको पूरी निगरानी के साथ देखना है। तो चलिए बेटे, आज की बात यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।